सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। और आज जो है वो हम बायोलॉजी के क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो ये प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं, पूरे 25 के 25 क्वेश्चन जो हैं वो बायोलॉजी के प्रीवियस था, जो एनटीपीसी के पहले के पेपर हो चुके हैं उन सभी से लिए गए हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों को ये सभी क्वेश्चन शेयर कीजिए ताकि वो भी ये क्वेश्चन देख सकें। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आता है, सर्वग्राही कौन से दुर्धर वर्ग का होता है, अर्थात विच ग्रुप ऑफ ब्लड ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। तो जनरल पॉपुलेशन का कौन सा होता है ब्लड, तो वो होता है आपको ए बी या ए बी या ओ में से आपको आंसर देना है। तो आपको बता दें, जो ए बी ग्रुप होता है वो सर्वग्राही होता है और ओ क्या होता है, सर्वदाता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा। अर्थात जो ए बी सर्वग्राही जनरल पॉपुलेशन मतलब होता है जो सभी से रक्त ले सकता है, और जो ओ होता है वो सभी को रक्त दे सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप का हो उसको रक्त दे सकता है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया है कि पसलियों की संख्या सबसे अधिक किस में होती है। तो हमको इसमें बताना है कि नंबर जो ऑफ जो रिफ्स हैं 24 वो किस में पाई जाती हैं, मगर में पाई जाती हैं कि मानव में कि मछली में कि सांप में। तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो आप जानते होंगे मानव जो कि हम लोग हैं ह्यूमन में सबसे ज़्यादा रिफ्स अर्थात 24 रिफ्स पाई जाती हैं। तो 24 सबसे ज़्यादा रिफ्स जो हैं वो हम लोगों में ही पाई जाती हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो आयोडीन युक्त हार्मोन का पूछ लिया गया है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है। तो एड्रीनलिन है कि इंसुलिन है कि थायरॉक्सिन है कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा आयोडीन युक्त, आपने पढ़ा भी होगा कि थायरॉक्सिन जो ग्रंथि होती है वो हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त होता है, इसमें आयोडीन पाया जाता है। और मानव शरीर में प्रच्छ जो होता है उसकी संरचना में संलग्न होता है। तो किसकी संरचना में प्रच्छ पाया जाता है, क्षुद्रांत में पाया जाता है कि बृहदांत में कि अमाशय में पित्ताशय में। तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन की स्टोमच में कि गॉल ब्लैडर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बड़ी आंत अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, बड़ी आंत जो है उसमें प्रच्छ पाया जाता है। और अब पूछा गया है कि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग सही इसको लगाएंगे कि सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत जो दर होती है वो कितनी होती है, 82 होती है कि 92 की 72 की 90। तो इसका जो सही आंसर है वो 72 होगा। और आप मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि हमारी जो औसत दर होती है, मतलब यदि हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ में जो धड़कनें होती हैं वो मैक्सिमम 72 होती हैं अप्रॉक्स में, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होती रहती है, लेकिन जो फिक्स है औसत है, औसत रूप से 72 होती हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वो उसमें पूछा गया है, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। तो रक्त की जो मात्रा है तो वो हमारे जो पूरा द्रव्यमान है, पूरा मास है, उसका कितना होता है, 8% होता है कि 7% होता है कि 11% होता है कि 13% होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7% होगा। आपने कई बार सुना होगा कि हमारा टोटल द्रव्यमान जो है उससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा अप्रोक्स में जो रक्त है, ब्लड है, वो कितना होगा। तो ब्लड हमारा अप्रोक्स 7% होगा। अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो होता है, रक्त जमने के लिए अर्थात ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, जैसे कहीं हमें लग जाता है तो जो ब्लड निकलने लगता है तो उसकी तुरंत क्लॉटिंग हो जाती है अर्थात वो जम जाता है। नहीं तो फिर ब्लड तो निकलता रहेगा। तो ब्लड जो जम जाता है उसके लिए किस तत्व की भूमिका होती है, कौन से तत्व के कारण ये सब होता है। तो मेजर रोल जो होता है वो होता है किसका, मैग्नीशियम का कि कैल्शियम का कि आयरन का कि कॉपर का। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कैल्शियम का। तो किसकी मुख्य भूमिका होती है कैल्शियम की। अगला है, व्यक्ति की जो रुधिर वाहिकाएं हैं उसकी त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या हुआ। तो आप इसको बहुत अच्छे एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे कहीं भी पानी की जो पाइप है वो कहने की बात उसको छोटा कर दें हम, तो पानी क्या हुआ, रफ्तार से आएगा कि तेज से। जैसे हमें कभी रफ्तार से पानी फेंकना होता है तो हम क्या करते हैं, आगे का जो छेद होता है उसको, आधे छेद को दबा लेते हैं, अर्थात जो उसका दबाव हो जाएगा तो वो दुगना हो जाएगा, तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्तदाब बढ़ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, निषेचन जो है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए जो गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। तो ऑक्सीटोसिन करता है कि कि प्रोटीन करता है कि एस्ट्रोजन करता है कि कोई नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात एस्ट्रोजन करता है। कौन सा करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या
कितनी होती हैं। तो टोटल हमारे में शरीर में कितनी मसल्स हैं, तो इसका सही आंसर आपको देना है कि 600 मसल्स हैं, कि 630 हैं, कि 639 हैं, कि 653 है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 639 अर्थात 639, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो मेरुदंड से कितनी जोड़ी निकलती हैं, 12, 13 की 31 की 35। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरुदंड अर्थात स्पिनल कॉर्ड से जो ह्यूमन की निकलती है वो निकलती है 31। तो कितनी पेयर्स निकलती हैं, 31 पेयर निकलते हैं। तुम्हारा सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करते जाइए। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। तो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्सिव एक्शन होते हैं, उसका जो कंट्रोल सेंटर होता है वो कहाँ पर होता है। तो अनुमस्तिष्क में होता है, कि कशेरुक में होता है, कि तंत्रिका कोशिका में होता है, कि प्रमस्तिष्क में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात कशेरुक जो रज्जु होता है, इन वर्टिकल कॉर्ड जो होता है वहां होता है। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है, अर्थात सबसे बड़ा यदि देखा जाए तो कौन सा पारितंत्र हो जाएगा। घास का जो पारितंत्र बनता है वो होगा, कि सागर का होगा, कि वन का होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो वैसे भी आप हटा देंगे क्योंकि ऑप्शन तो दिया ही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सागर अर्थात सी। तो आप जानते हैं कि 1/3 जो 3 भाग है वो समुद्र का है, एक भाग हमारी स्थल का है। सबसे बड़ा पारितंत्र कौन हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा, जो कि कभी नष्ट नहीं होने वाला है। वायु एवं जल की क्रिया भूमि का हटाव कहलाता है। तो इसके द्वारा जो क्रिया होती है वो भूमि का हटाव क्या कहलाता है, अपादन कहलाता है, कि लवण भवन कहलाता है, कैल्सी भवन कहलाता है, कि जीवाश्म भवन कहलाता है। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि धरती का जो है अपादन हो रहा है, जब पानी बहुत अधिक बरसता है तो धरती अपादित होती जाती है, उसके जो बहुत अच्छे मिनरल्स हैं वो बह बह के जाते जा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपादन, अर्थात इरोशन होता जाता है धरती का। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं, कि सामूहिक जानवर को कहते हैं, कि एक पौधीय रोग को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक जलीय पौधे, अर्थात एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। और कौन सा पौधा जिसमें जो दिया गया है वो मरुद्भिद है, अर्थात डेड है। तो कौन सा पौधा है, अमरबेल है, कि नीम है, कि करील है, कि सरसों है। यदि इस क्वेश्चन को आप सही ध्यान से देखें तो बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में प्रीवियस पेपर में, क्योंकि अमरबेल होती है अपन लोगों ने देखी होगी, वो हरी हरी रहती है। नीम का पेड़ तो हरियाली रहती है, और सरसों की खेती की जाती है तो वो भी हरा रहता है। बचा क्या, करील। तो आप जी इसका आंसर क्या होगा, करील। और आप ये फोटो में देख पा रहे होंगे ये है करील का, ये देखिए पूरा पूरा सूखा सूखा है, तो इसलिए मरुद्भिद कहलाता है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है। वनस्पति है, कि जानवर है, कि वायु है, कि सभी हैं। तो जो अजैव अवयव है अर्थात अबायोटिक कंपोनेंट है, तो वो उसका एग्जाम्पल जो है वो है वायु, क्या है, विंड। तो विंड या एयर भी कह सकते हैं अपन लोग, तो वायु जो है इसका एग्जाम्पल है। अगला है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है, अर्थात सौर ऊर्जा जो है सूरज की रोशनी की ऊर्जा, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है, कवक करते हैं, कि पौधे करते हैं, प्रोटोजोया या बैक्टीरिया करते हैं। तो आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जो सूरज की ऊर्जा है उसका जो प्रयोग करते हैं वो हरे पौधे करते हैं। हरे पौधे अर्थात पौधे उससे भोजन भी बनाते हैं, हम लोगों को भोजन प्रदान भी करते हैं, अर्थात फल प्रदान करते हैं तो भोजन प्रदान करते हैं। और अपनी सारी एक्टिविटी जो है वो सूर्य की रोशनी के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। फुल एनर्जी जो है वो उसके द्वारा ही, सूरज की रोशनी के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इसलिए इसका जो यौगिकरण होगा तो वो हरे पौधे होगा। फिर रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो हाइड्रोफाइट कहलाते हैं, कि जोरोफाइट कहलाते हैं, कि एपिफाइट है, कि मोसोफाइट। जी हाँ, आपका सही आंसर है जोरोफाइट कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उन्हें जोरोफाइट कहा जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, पारिस्थितिक की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था। तो किसने प्रतिपादित किया था, इस जो कॉन्सेप्ट है इसके प्रोफाउंडर कौन थे। तो इकोलॉजी के जो प्रोफाउंडर थे वो थे ग्रीनेल्स। क्या कौन थे, ग्रीनेल्स ने। जी हाँ, आपका सही आंसर है, ग्रीनेल्स ने ही इसका प्रतिपादन अर्थात इस कॉन्सेप्ट को दिया था, उन्हें इसको प्रोफाउंडर कहलाते हैं। ठीक है। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, अर्थात जो कि स्थिर रहे, जो कि बिगड़े नहीं,
अभी हमने आपको बताया था कि जो समुद्र है उसका पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 3 भाग समुद्र है और 1 भाग हमारा स्थल है। वो आप जानते ही होंगे कि वैसे ही वैश्विक तापमान के कारण जो समुद्र है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो बड़े-बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघलते जा रहे हैं, जिसके कारण समुद्र जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र। अगला जो क्वेश्चन है वो है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन-सा है? तो कौन से वृक्ष के द्वारा हम लोग धूल का जो प्रदूषण होता है उसको रोक सकते हैं? तो अशोक है कि नीम है कि पॉपुलर है कि महुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नीम, क्योंकि नीम बहुत अधिक घना होता है, घने होने के कारण यह जो प्रदूषण होता है उसको रोक लेता है। अगला जो है वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत है वो अवशोषित कहाँ होती है? अंटार्कटिका के ऊपर होती है, अलास्का के ऊपर होती है, आर्कटिक महासागर के ऊपर होती है, तो कहाँ होती है? तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। आपने पढ़ा सुना भी होगा, अंटार्कटिका के ऊपर एक छेद भी पाया गया था। तो छेद ये इस टाइप का होल नहीं होता है जिस टाइप का होल किसी पर्दे में हो जाए या किसी कपड़े में हो जाए। ये होल होता है कि जब वहां पर उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, वहां पर उसकी मात्रा जो है ओजोन लेयर की बहुत कम हो जाती है, तो उस पर ओजोन छेद कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। तो वही अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया था, इसलिए कहा गया है कि ओजोन परत अवशोषित कौन सी करती है? तो अंटार्कटिका के ऊपर करती है, वैशाली गैसों के कारण। ठीक है। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, अभी हमने आपको बताया भी था। तो बताइए, समुद्र जल में तल में वृद्धि होगी, कि तट रेखा में परिवर्तन होगा, कि फसल स्वरूप में परिवर्तन होगा, किनमें से कोई नहीं? तो आप देखेंगे जो तट रेखा है, जो हमारी तट रेखा है वो धीमे धीमे कम होती जाएगी, उसमें परिवर्तन चेंजेस आते जाएंगे। तो जो कोस्ट लाइन है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। तो तट रेखा में से परिवर्तन होगा। जो 25वीं लास्ट क्वेश्चन है वो है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो जो मानव करते हैं जो प्रदूषण उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन कॉस्ट एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्या कहलाता है? तो पीड़ाहारी अर्थात जो एनालॉजिस्ट कहलाता है, कि प्रतिजैविक कहलाता है, कि परजैविक कहलाता है, कि कोई नहीं कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परजैविक, अर्थात पैरासिटिक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पैरासिटिक जो है वो मानव के द्वारा जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, आगे के जो क्वेश्चंस है वो अगली वीडियो में आएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा मदद प्राप्त हो सके। धन्यवाद।